अगर कल नहीं आए फिर तो समझिए कि वो तो पूरा देश में फैल जाएगा कि भाग गए, पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए। अविश्वास प्रस्ताव मतलब होता है सरकार को सेंसर करना, सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उनको संसद में उठा के सरकार जो जवाब नहीं देना चाहती उससे जवाब मांगना। मेन एजेंडा में था कि अडानी, मणिपुर और नूह, और नूह, अडानी, मणिपुर को लगातार वो आज भी लाने में कामयाब रहे, और प्रधानमंत्री का संसद में मौजूद होने के बावजूद लोकसभा में मौजूद नहीं होना ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी अब बहुत घबराहट में हैं, परेशान हैं। उनको लग रहा था कि मेरे चेहरे का हाव भाव पढ़ा जाएगा, कल को अखबारों में फिर उसका विश्लेषण होगा। तो अब कल का इंतजार रहेगा कि प्रधानमंत्री जी जब जवाब देंगे तो उनके चेहरे पे कितनी घबराहट रहती है। वो अडानी पे कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वो निश्चित रूप से अडानी पे कुछ नहीं बोलेंगे। अब मणिपुर पे भी वो जवाब हमको लगता है कि नहीं बोलेंगे मणिपुर पे, जिस तरह से मणिपुर पे उनकी चिप्पी है। आज राहुल गांधी ने एक और भी बात की, आज राहुल गांधी ने बहुत कैलकुलेटेड ढंग से जो जवाब दिया। आज उन्होंने जो उनको कहा जाता है कि बहुत एरोगेंस है, इन्होंने कई बार कहने पर माफी नहीं मांगी, तो आज उन्होंने सबसे पहले स्पीकर से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने लोकसभा में मुझे फिर से मेरी सदस्यता बहाल की। पिछली बार जब मैं बोला तब शायद मैंने आपको कष्ट पहुंचाया, शायद मैंने इतनी जोरों से अडानी पर फोकस किया कि आपके वरिष्ठ नेता को जरूर कुछ कष्ट हुआ होगा। वो जो कष्ट हुआ, मगर वो जो कष्ट हुआ उसका असर शायद आपको भी हुआ, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। प्रधानमंत्री कितना भयभीत हैं, कितने डरे हुए हैं, और प्रचंड बहुमत के बावजूद डरे हुए हैं। 300 से ज्यादा संसद सदस्य होने के बावजूद कल जब मैंने देखा कि गौरव गोगोई ने जब भाषण की शुरुआत करी अपने, तो उस समय कोई था ही नहीं, मतलब कि प्रधानमंत्री थे ही नहीं, जबकि उनको चाहिए था कि प्रधानमंत्री बैठते, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ और उनके सरकार के खिलाफ आया है। कि आप कहिए कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को जो है वो भारत माता की मणिपुर में हत्या हो गई, प्रधानमंत्री मणिपुर को हिंदुस्तान मानते नहीं, हम कहेंगे आय बाय साय, सुनते रहिए, आप बता रहे हैं। संसद में बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी का ताबड़तोड़ हमला। देश प्रेमी नहीं देशद्रोही भारत माता के हत्यारों केरोसिन तेल फेंका। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बीजेपी के नेता, मोदी सरकार के मंत्री और नेता जवाब सीधा और सीधा जो सवाल संसद के अंदर उठाए जा रहे हैं उसका जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं और गोलमोल बातें कर रहे हैं। आज राहुल गांधी के भाषण के क्या है मायने, यही सी एपिसोड पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, और रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब हैं और संदीप पांडे साहब हैं। दोनों ने पूरे संसद की प्रोसीडिंग पर अपनी नजर रखी है और चलते चलते बीजेपी के पास, उनके नेताओं के पास शायद जवाब देने की बजाय गोल मोल भटकाने की कोशिश है मुद्दों से। कथित फ्लाइंग किस मामला, इसमें उलझाने की कोशिश है राहुल गांधी के खिलाफ। बीजेपी के महिला सांसदों ने 6 या 7 महिला सांसदों ने स्पीकर को शिकायत भेजी है। किस संदर्भ में हुआ है? राहुल गांधी एक मैच्योर नेता बन चुके हैं, ये किस संदर्भ में हुआ अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने संसद में भाषण दिया, लगता है कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश हो रही है। इसी विषय पर आज चर्चा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या बीजेपी और सरकार के मंत्री नेता सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं या अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक गोलमोल भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? स्वागत है सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो चलिए अब जेपी सर से पहले शुरू करते हैं जी। आज हम लोग का ड्रेस एक ही जैसा है। देखिए सर, राहुल का आज का भाषण पूरी तरह से एक ऐसी सत्ता की तस्वीर पेश करने को लेकर था जो देश को विभाजित कर अपनी स्वार्थ सिद्धि में मशगूल है और जो एन के प्रकार किसी भी प्रकार सत्ता पर कब्जा बनाए रखना चाहती है। एक ऐसी सत्ता जिसके केंद्र में बैठा व्यक्ति आम लोगों के दुख को सुनने, उन्हें दूर करने के बजाय सिर्फ
दो लोगों की बातें सुनता है, अमित शाह और अडानी। राहुल गांधी ने आज इसके लिए कुंभकर्ण और मेघनाद का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि रावण की सत्ता राम के कारण नहीं गई थी, अहंकार के कारण गई थी। रावण की हत्या राम ने नहीं किया था, रावण को रावण के अहंकार ने मार डाला था। और रावण केवल दो लोगों की बात सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाद। और रावण का अहंकार और इन लोगों की सलाह से जो है रावण जो है वो क्या कहते हैं उसका भी पतन हो गया। राम तो निमित्त मात्र थे। तो उन्होंने बहुत ही मतलब उसके साथ जो है वो आपका मेघनाद और कुंभ, और ये जो मेघनाद और कुंभकर्ण कौन है, ये जो है वो हैं शाह और अडानी जी। और राहुल गांधी ने आज शुरू में ही कहा कि आज मैं आपके ऊपर गोले नहीं बरसाऊंगा, पहले की तरह एक आध दो गोले चल जाएंगे, बात अलग है, और आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं अडानी पर भाषण नहीं दूंगा। सवाल यह है कि कल से जब से ये बहस चल रही है, अब जब तक चलती है उतनी देर तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो बीच बीच में टुकड़े में देखा कि निशिकांत ठाकुर बोल रहे हैं या आपके किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं या स्मृति ईरानी हाथ नचा नचा के बोल रही हैं, कोई भी मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। कोई भी जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मणिपुर का मुद्दा जिसमें प्रमुख है, मणिपुर पर लगातार जो अटैक चल रहा है, जो कल गोगोई ने भी कहा, उस पर बात न करके आए बाएं साएं। आप कहिए कि बड़ा इस बार आम इमली और जामुन जो है बहुत ज्यादा फला है, तो आप कहिए आए बाएं साएं। आपने एक वकील की कहानी सुनी होगी कि वकील ने अपने मुवक्किल को कहा कि जब अदालत में तुमसे कोई सवाल पूछेंगे कोर्ट या वकील दूसरे पक्ष के, तो तुम कहना बा बा। तो हुआ साहब ये तो मुवक्किल पागल है, तो पागल को सजा नहीं हो सकती। तो सवाल इस बात का कि आप कहिए कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को जो है वो भारत माता की मणिपुर में हत्या हो गई, प्रधानमंत्री मणिपुर को हिंदुस्तान मानते नहीं, हम कहेंगे आए बाय साय सुनते रहिए। आप बता रहे हैं, हमको ये भी चिंता नहीं है कि लोकसभा में जो है कि कार्रवाई को पूरा देश संसद टीवी के माध्यम से और जो टीवी में प्रसारित हो रहा है जहां वहां के माध्यम से, और जो है आपका क्या कहते हैं सोशल मीडिया पर जो कई चैनल इसको प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें अम्बेडकर रामा भी था, डीवी लाइव था, 4 PM था, और भी लोग थे जो इसको वहां सीधे संसद के ही उसको लेकर के प्रसारित कर रहे थे। पूरा देश देख रहा है, लेकिन हम बोलेंगे आए बाएं साएं। और ये बीजेपी की हमेशा से ये रही है कि काउंटर आरोप लगाओ कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने पहले वो किया। इस बात को लेकर के अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रचूड़ साहब जो है अदालत में झाड़ लगा चुके हैं केंद्र सरकार को प्रकरणांतर से, क्योंकि अगर केंद्र सरकार के वकील डांट खाते हैं तो इसका मतलब केंद्र सरकार डांट खाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारा ब्रीफ है उसी के अनुसार हम जवाब देते हैं, इसमें हमारा कोई पर्सनल नहीं है। तो सवाल उसमें डांट लगा चुके हैं कि आप एक बहाने से दूसरे घटना को उस बहाने के आधार पर जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते। आप जो है मतलब अगर जो है राजस्थान में और अगर बंगाल में जो है कहीं कोई जो है मतलब अगर बलात्कार की घटना हुई, तो इस घटना को आप इस घटना की आड़ में आप उसको जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते मणिपुर की घटना को। इसके अलावा जब मणिपुर की तरफ से जो है वहां की जो है पंकुड़ी पाठक, बांसुरी पाठक, जो सुषमा स्वराज, बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की लड़की है, उन्होंने ये बात जब उठाई तो चीफ जस्टिस को यहाँ तक कहना पड़ा कि आप क्या चाहते हैं कि देश में सारी महिलाओं की सुरक्षा हो, वरना एक महिला या उसके बारे में जो है मतलब क्या कहते हैं चर्चा ना हो या उसकी सुरक्षा ना हो। उन्होंने चुप्पी साधी। तो ये इसी आधार पर उन्होंने ये किया तो उन्होंने ये किया तो इंदिरा गांधी ने ये किया तो इमरजेंसी लगाई तो सिखों का कत्लेआम हुआ तो फलाना। आज तक इन्होंने ये नहीं कहा, ये आपने में से चिन्हित नहीं किया कि सिखों का जो दंगा देश में भर में हुआ था उसमें कहां कहां आरएसएस के लोग शामिल थे। मैं जानता हूं इलाहाबाद में रोशनबाग में जो उसके आसपास जो सरदारों का दंगा हुआ था उसमें आरएसएस के लोग भी शामिल थे। मैं जानता हूं कि बलिया में जो दंगा हुआ था उसमें जो संघी मानसिकता के लोग थे या बाकायदे संघ के सक्रिय सदस्य, वो भी सरदारों की जो अदा करना इक्का दुक्का दुकानें थी उसको लूटने में शामिल थे। वो नहीं कहेंगे। अब वो कांग्रेस के नाम, चूंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस चिपक गया
तो क्या आप सोचते हैं आज की स्थिति में जो आंख के बदले आंख का कानून चल रहा है, अगर ये चला होता तब तो उस समय जब गोडसे ने हत्या की तो सारे मराठियों को पूरे देश भर में जला दिया गया होता, या सारे चित्रपावनों को जला दिया गया होता। फिर जो बुलडोजर ने आए हैं वो क्या पुणे में गोडसे के परिवार और जो उनके जो सिंपैथाइजर थे और गावस्कर के सावरकर के घर पर चला था क्या? आज तो है ना कि जरा सी कोई बात हो जाती है तुरंत उसी बहाने आप कानून व्यवस्था के बहाने आप जो है अपना पर्सनल जो है एजेंडा लागू करने लगते हैं। अभी कहा तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने कि कानून व्यवस्था के नाम पर जो ये क्याड़ में जो ये हो रहा है ध्वस्तीकरण, ये नहीं जो है मतलब क्या कहते हैं, ये इसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके पहले पटना हाई कोर्ट ने भी ये कह के रोक दिया था और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी इसी तरह की बात कह के रोक दी थी कि ये जो बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा, इसका सीआरपीसी में कोई प्रावधान नहीं है, किसी कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो बात ये है ना कि हम कहेंगे आए, वो हम कहेंगे आम, आप कहेंगे आए, हम कहेंगे इमली, आप कहेंगे बाएं, हम कहेंगे जामुन, आप कहेंगे साएं। अब सुनते रहिए आप बाबा जी। संजीव जी से सलाह लेते हैं। संजीव जी, आए बाएं साएं, प्रचंड बहुमत है, 303 सांसद हैं, लेकिन आए बाएं साएं की जरूरत क्यों हो रही है? अगर कांग्रेस ने कुछ गलतियां की होंगी, चाहे जितनी भी गलतियां की हो, तो उसका दंड तो ये है कि वो सरकार में 10 सालों से नहीं, ये तो सरकार में है, तो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं देश की जनता को बताने के लिए कहाँ फेल हुए कहाँ पास हुए। जी संजीव जी, आए बाएं साएं विशेष। देखिए, मैं कल से देख रहा हूँ डिबेट, और प्रधानमंत्री जी कल भी नजर नहीं आए थे, आज भी मुझे लगता है कि लोकसभा के अंदर जब डिबेट था तो नहीं चलते। तो आखिर इतना प्रचंड बहुमत के बावजूद क्या आपने सुना है कि अमेरिका में कोई इंपॉर्टेंट डिबेट हो रहा हो? अमेरिकन पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई डिबेट हो रहा हो? पीछे डिबेट हुआ था, आपको याद होगा, जब लगातार अपोजिशन का लीडर सुनक पे अटैक कर रहे थे और सुनक सामने बैठे हुए थे और लगातार अटैक हो रहा था, और वहां बड़ा मैंने सलीका देखा कि जो अटैक अपोजिशन की तरफ से हो रहा था तो सत्ता पक्ष उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो जैसे जाहिल चीखते हैं वैसे नहीं चीख रहा था, सत्ता पक्ष वहां नहीं चीखता। वो चाहे सत्ता पक्ष बोल रहा हो तो विपक्ष बड़ा ध्यान से सुनता है, विपक्ष जब बोल रहा होता है तो बहुत सत्ता पक्ष ध्यान से सुनता होता है, और एक एक बातों को ध्यान से, ये नहीं कि बीच में चीखने लगे, सारे खड़े हो गए। और सामान्य रूप से जो लीडर हाउस का जो होता है या जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो बैठा होता है। लेकिन जब शुरुआत हुई तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री कितना भयभीत हैं, कितने डरे हुए हैं, और प्रचंड बहुमत के बावजूद डरे हुए हैं। 300 से ज्यादा संसद सदस्य होने के बावजूद कल जब मैंने देखा कि गौरव गोगोई ने जब भाषण की शुरुआत करी अपने, तो उस समय कोई था ही नहीं, मतलब कि प्रधानमंत्री थे ही नहीं, जबकि उनको चाहिए था कि प्रधानमंत्री बैठते, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ और उनके सरकार के खिलाफ आया है। लेकिन प्रधानमंत्री गायब थे। ऐसा कौन सा डर है भाई? इतना क्यों भयभीत है? क्या अदानी की मित्रता उनके ऊपर इतना भारी पड़ रहा है? और कल बड़े देखिए, हम लोगों ने शुरू में चर्चा करी थी कि जब डिबेट होगा तो मणिपुर, अदानी, ये सारे मसले आएंगे। आज भी अदानी आए, कल भी अदानी आए थे, और बड़ी समझदारी से इस बार कांग्रेस ने शुरुआत में अदानी को लाके और वहीं पे अदानी की चर्चा भी करी और अदानी को इम्पोर्टेंट भी बना दिया। प्रधानमंत्री के लिए बड़ी मुसीबत होती है अगर सामने बैठे होते तो। हमको लगता है कि प्रधानमंत्री को पता था कि हमारे मित्र का नाम लिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री संसद से गायब रहे। क्योंकि कल गौरव गोगोई ने बोला कि देखिए, हम प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे थे तब भी सत्ता पक्ष कुछ नहीं बोल रहा था, गृह मंत्री जी का नाम ले रहे थे तब भी कुछ नहीं बोल रहा था, और जैसे ही मैंने देश के एक बहुत बड़े पूंजीपति का नाम लिया तो सत्ता पक्ष सामने से उछलने लगा। तो ये आज भी राहुल गांधी ने जब भाषण की शुरुआत करी तो मैंने देखा कि जो पहला लाइन था कि देखिए, आज मैं निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं, हम अडानी जी के खिलाफ लेकर कुछ नहीं बोलने वाले हैं, आराम से बैठ जाइए। तो जो अडानी को चर्चा में लाते हुए उन्होंने सत्ता पक्ष को आश्वस्त भी किया और प्रधानमंत्री को एक तरह से मैसेज भी दिया कि भाई, हम अडानी जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, आप आ जाइए। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए नहीं। तो मेरा ये मानना है कि विपक्ष के सामने और अडानी को लेकर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री पे मोरल जो डिफीट खा चुके हैं, मोरली उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो प्रधानमंत्री जी के जो समर्थक है वो चीख रहे हैं, जैसे स्मृति ईरानी चीख रही थी। तो स्मृति ईरानी, अमित शाह जी भी जैसे अभी भाषण दे रहे थे लगातार। लेकिन मैं समझता हूँ कि विपक्ष ने बहुत कुछ, देखिए, इसका रिजल्ट तो ये आएगा कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा,
लेकिन ये तो एक मोरली भारतीय जनता पार्टी की सिंबॉलिक सरकार घिरने के लिए सिंबॉलिक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और मेन एजेंडा में था कि अडानी, मणिपुर और नूह, और नूह, अडानी, मणिपुर को लगातार वो आज भी लाने में कामयाब रहे। और प्रधानमंत्री का संसद में मौजूद होने के बावजूद लोकसभा में मौजूद नहीं होना, ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी अब बहुत घबराहट में हैं, परेशान हैं। उनको लग रहा था कि मेरे चेहरे का हाव भाव पढ़ा जाएगा, कल को अखबारों में फिर उसका विश्लेषण होगा। तो अब कल का इंतजार रहेगा कि प्रधानमंत्री जी जब जवाब देंगे तो उनके चेहरे पे कितनी घबराहट रहती है। वो अडानी पे कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वो निश्चित रूप से अडानी पे कुछ नहीं बोलेंगे। अब मणिपुर पे भी वो जवाब हमको लगता है कि नहीं बोलेंगे मणिपुर पे, जिस तरह से मणिपुर पे उनकी चिप्पी है। क्योंकि मणिपुर को लेकर क्या अंदर खाते उनमें डर है, कौन से ऐसी ताकतें हैं जिसके कारण वो मणिपुर से डरे हुए हैं कि मणिपुर के नाम लेने से ही भाग रहे हैं, ये सारी बातें कल स्पष्ट होगी। इसी बीच मेवात का जो सामने मामला आ गया है, उसका भी आज विपक्ष ने जिस ढंग से मसला उठाया है, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है प्रधानमंत्री जी के लिए। क्योंकि G20 की मीटिंग से पहले ही मेवात के अंदर जो कुछ हुआ है उससे प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ही कमजोर हुई है। जैसे G20 के अंदर 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट इस्लामिक देश हैं। इंडोनेशिया जो G20 का ऑर्गेनाइजर्स में है, क्योंकि पीछे मीटिंग बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, तो जो अगला जो मीटिंग होगा वो, और जो अभी वर्तमान मीटिंग हो रहा है और पिछले जो मीटिंग हुई है, वो तीनों मिल के इसको ऑर्गेनाइज करते हैं सामान्य रूप से। पिछला जहाँ बैठक हुआ, फिर जो वर्तमान में हो रहा है और जो अगला बैठक होगा, तीनों एक तरह से को ऑर्गेनाइजर होते हैं। तो अब देखिए उसमें एक इंडोनेशिया हो गया, सऊदी अरब है, यूएई है, मिस्र है, सारे G20 के देश हैं जो इस्लामिक देश है। और इस दंगे के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मोरली स्थिति बहुत वीक है, जो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाह रहे थे। और उसी बीच ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उसमें मेवात का मसला उठा। सारी दुनिया के मीडिया ने मेवात के मसले को उठाया है, इस्लामिक जगत के अखबारों में, इस्लामिक जगत के मीडिया में भी मेवात का मसला उठ गया है कि जो भारत कहता है कि मैं विश्व गुरु हूँ, जो प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ तो यहाँ कुछ होता ही नहीं, अल्पसंख्यक तो यहाँ बहुत सुरक्षित है, वहां पे दंगा भी होता है, अल्पसंख्यकों के घरों पे बुलडोजर भी चल जाते हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट की लताड़ भी पड़ती है। तो सारा कुछ इस समय प्रधानमंत्री जी के लिए और उनकी सरकार के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कुछ बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, वहां से भी डांट टपट पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को लेकर बहुत बुरी तरह से घेरा, जो आज चर्चा में बात आ रही थी डिबेट के अंदर, मणिपुर। हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नूह में जो बुलडोजर चला है और एथनिक क्लिंजिंग तक की बात हाई कोर्ट ने कह दी। तो इससे पता ही है कि जो चीज राहुल गांधी बोल रहे हैं तो वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज साहब भी बोल रहे हैं कि क्या एक विशेष समुदाय के लोगों को आप एकदम टोटली खत्म करना चाहते हैं। इस तरह के जो सवाल उठाए गए हाई कोर्ट से, तो प्रधानमंत्री जी चूंकि बैकफुट पे इसलिए भी है कि राहुल गांधी ही नहीं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी मेवात को लेकर ये क्वेश्चन उठाया, और वही बात मणिपुर को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी ने भी उठाया। तो ये जो तमाम बातें हैं उससे प्रधानमंत्री जी बहुत परेशान है। अब हमको लगता है कि हो सकता है अब आ जाएं, या कल सुबह जब जवाब देना होगा तब वो आएंगे। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष बेशक संख्या बल में हार दें, लेकिन देश की जनता में और मोरली भारतीय जनता पार्टी की हार आज हो गई है और अपोजिशन की जीत हुई। जी जेपी सर, मैं अगला सवाल पूछने से पहले एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जो कई बार फॉरवर्ड हुआ है और दिल्ली के नागलोई थाने का है। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरा सुनने लायक है। ये दिल्ली में चल रहा है। सर बात आगे बढ़ाइए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे इसमें कुछ सुना, आप बता दीजिए क्या हुआ, क्यों सुनाई नहीं पड़ रहा कुछ। कह रहे हैं कि किसी नाई के दुकान पे मत जाना, भाई के यहाँ से सामान खरीदना, भाई जान के यहाँ से मत खरीदना, किराएदार चेक करो। दिल्ली की बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री सर्वशक्तिशाली, और नूह में घटनाक्रम हो रहा है, दिल्ली में सब नारे लग रहे हैं,
क्या जो सांप्रदायिकता का मतलब हेट्रेड का जो जहर फैलाया गया था कई संगठनों द्वारा, क्या वह जिन बाहर निकल चुका है, अब सरकार और पुलिस के कंट्रोल में नहीं है, या सरकार भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसको बढ़ावा दे रही है? सरकार अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसको बढ़ावा नहीं देती तो नांगलोई वाली ये सभा पुलिस होने नहीं देती, होते ही इसको खत्म कर देती। जी। सवाल इस बात का है कि ये पुरानी टैक्टिस है। जिस तरह जो बाबर या जो आपका लोधी लोधी परिवार या जो आपका अफगानी थे, वो कितने लोगों को लेकर के भारत में आए थे, और भारत में आज अगर इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, जिनसे पाकिस्तान भी निकला, जिनसे बांग्लादेश भी निकला, और जो सब हिंदुस्तानी मूल के हैं, वो क्यों मुसलमान बन गए? इस पर भी कभी सार्थक रूप से जो है बहस और रिसर्च होनी चाहिए कि क्यों बन गए। दूसरी बात यह है कि जैसे पहले था ना कि रोटी और बेटी का लोग जो है बिरादरी बाहर कर देते थे, तो अगला आदमी मजबूर होकर के फिर जो है ऐसे जो है उपाय करना पड़ता था कि मुसलमानों की संख्या बढ़ जाती थी, आपके ईसाइयों की संख्या बढ़ जाती थी। तो आप इस तरह जो है उनका सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन क्या आप अमेरिका के पैसे जो विश्व बैंक के माध्यम से आता है उसके बिना आप सरवाइव कर सकते हैं? क्या इंटरनेशनल फंड मॉनेटरी फंड के बिना आप सरवाइव कर सकते हैं? क्या जापान के पैसे के बिना आप सरवाइव कर सकते हैं? आपने तो 50 अरब डॉलर को 150 अरब डॉलर में कर्जे में बदल दिया, और नहीं तो कर्जे के ही मामले को ठीक करने के लिए आपने फिर से जो है वो क्या कहते हैं आपके ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल छिरोरी करके सुप्रीम कोर्ट से बढ़ाया कि कर्जे का मामला गड़बड़ा जाएगा तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। विकास माने कर्जा, और कर्जा मतलब हजम करने का की प्रणाली। अभी आपको एक लेटेस्ट एक वानगी मैं बता रहा हूँ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल परसों में जबरदस्त ढंग से जो है वो क्या कहते हैं मतलब एक आदेश पारित किया है कि रेलवे और एक प्राइवेट कंपनी ने मिलकर मध्यस्थता के नाम पर 4,000 करोड़ रुपए की हेरा फेरी कर दी है। मध्यस्थता में जब ये मामला गया आर्बिट्रेशन में, तो रेलवे की तरफ से कोई इसमें जो है वो क्या कहते हैं मतलब प्रभावी पैरवी नहीं की गई, जवाब नहीं दाखिल किया गया। 4,000 करोड़ का घोटाला है, जिसको आर्थिक मंत्रालय से जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसमें इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए रेलवे अधिकारियों के खिलाफ किया है। तो इस तरह से पैसा साइफंड हो रहा है। प्रधानमंत्री की योजना है जन आरोग्य योजना संभवतः, जिसमें एक ही आइडेंटिटी मतलब एक ही आपके आधार कार्ड से 7.5 लाख लोगों ने कार्ड बनवा करके और उसका लाभ उठाया है। ये ईमानदारी का ये सब जो है वो है मतलब सब क्या कहते हैं उदाहरण है। आपसे बता, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज राहुल गांधी ने एक और भी बात की। आज राहुल गांधी ने बहुत कैलकुलेटेड ढंग से जो जवाब दिया। आज उन्होंने जो उनको कहा जाता है कि बहुत एरोगेंस है, इन्होंने कई बार कहने पर माफी नहीं मांगी, तो आज उन्होंने सबसे पहले स्पीकर से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने लोकसभा में मुझे फिर से मेरी सदस्यता बहाल की। पिछली बार जब मैं बोला तब शायद मैंने आपको कष्ट पहुंचाया, शायद मैंने इतनी जोरों से अडानी पर फोकस किया कि आपके वरिष्ठ नेता को जरूर कुछ कष्ट हुआ होगा। वो जो कष्ट हुआ, मगर वो जो कष्ट हुआ उसका असर शायद आपको भी हुआ, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो यहां से उन्होंने शुरुआत की कि मतलब उन्होंने स्पीकर से माफी मांग के ये प्रदर्शित किया कि मैं एरोगेंट नहीं हूं, मैं आपसे भी माफी मांग सकता हूं। आज वो प्रधानमंत्री जो है सदन में नहीं थे, नहीं हो सकता है कि राहुल गांधी ने जैसे पिछली बार 5 साल पहले जब विश्वास प्रस्ताव था, तो विश्वास प्रस्ताव के बाद वो प्रधानमंत्री के आसन तक गए थे, प्रधानमंत्री से गले लग के मिले थे, और जब लौटने लगे तो प्रधानमंत्री ने आवाज दी, और आवाज देने के बाद फिर जब पलटे तो प्रधानमंत्री ने उनसे हाथ मिलाया। तो इस बार तो प्रधानमंत्री थे ही नहीं कि राहुल गांधी उनको प्यार की झप्पी देते कि भाई विरोध अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह। और राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, ये मैं याद दिलाना चाहता हूं जी। जवाहरलाल नेहरू के परम विरोधी थे डॉक्टर लोहिया संसद में, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र थे। वो दिल्ली में अक्सर जवाहरलाल नेहरू के घर भोजन करते थे। आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी, वो जो है आपके लाल वहां जाते थे तो जवाहरलाल नेहरू के साथ 3 मूर्ति भवन में रहते थे, खाने की मेज पे साथ बैठते थे, और वो जो है जाकर के आपके रामलीला मैदान से जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की धज्जियां उड़ाते थे। वो जवाहरलाल नेहरू पर पर्सनल हमला नहीं करते थे। आजकल तो हमला नीतियों पर नहीं है, आजकल तो बिलो द बेल्ट हमला है।
पर्सनालिटी पर हमला है, पर्सनल हमला है कि राहुल गांधी जर्सी गाय हैं तो या सोनिया गांधी ये हैं तो फलाना ये हैं तो वो हैं, इस तरह का पर्सनल अटैक हो रहा है। चाहे वो स्मृति ईरानी करें, चाहे निशिकांत दुबे करें, चाहे जो करें, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। तो बात यह है कि राहुल गांधी तो उनके लड़के हैं कि उन्होंने उस परिवार को बिलोंग करते हैं कि अपने विरोधी को भी जाके प्यार की झप्पी देने में उनको कोई दर्द नहीं, उनका कोई उससे पर्सनल दुश्मनी ये प्रदर्शित होता है कि हमारी आपसे नहीं है। कितना सब हमने आपके खिलाफ भाषण दिया, इसके बाद भी हम जाकर के आपकी सीट पर आपसे गले मिले, आपने हाथ मिलाया, आपने पीठ पर जो राहुल गांधी की पीठ पर 2-3 बार वो उन्होंने वो भी कहा किया मोदी जी ने पिछली बार। इस बार तो आए ही नहीं कि सुनने की तो बात दूर है, प्यार की झप्पी भी देखने को नहीं मिली। टीवी पे तो सुन रहे होंगे। हाँ, ये वो सुन रहे होंगे, लेकिन मतलब ये स्थिति है। और सवाल इस बात का है कि जब आपको मुद्दों पर जवाब देना ही नहीं है, आए बाएं साएं, अब प्रधानमंत्री कल जवाब देंगे कि नहीं, ये भी $1,000,000 क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जवाब देंगे कि उनके बिहार में राजनाथ सिंह से अभी तक नहीं बुलवाया गया है, राजनाथ सिंह उनके बिहार में जवाब देंगे जो नंबर 2 हैं, या वो होंगे प्रधानमंत्री की अचानक कल तबीयत भी खराब हो सकती है, तो जवाब देने का काम जो है सरकार में जो नंबर 2 है वो कर सकता है। अमित शाह जवाब दे सकते हैं। देखिए कल क्या होता है। क्यों? क्योंकि कल ही जो है ये गोगोई ने स्पष्ट कर दिया था कि हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाते अगर प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर आके सदन में बयान दिया होता। हमको ये इसलिए लड़ना पड़ा ताकि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, लेकिन अगर इस पर भी प्रधानमंत्री नहीं तोड़ते चुप्पी तो विश्वास प्रस्ताव का जवाब उनके कोई मंत्री दे रहे हैं। और ये पहले से ही कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में सामूहिक लीडरशिप होती है, तो जहां इनको जो सूट करता है वही करते हैं। ये सबका विकास वाले मामले पर उठ रहा है ना कि 2 का विकास। तो सवाल इस बात का है कि जहां सामूहिक उत्तरदायित्व का है, जहां कार्यकर्ता डट करके खड़े रहे, प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं डट के खड़े रहे, लेकिन हम फायदा वही 2 को पहुंचाएंगे, बाकी किसी को नहीं। वहां सामूहिक लाभ का मामला खत्म हो जाता है। जहां लाभ का मामला आता है वहां 2, और जहां जो है अपनी सत्ता पर खतरा या सत्ता पर हमला का आता है वहां बाकी सब। और बाकी सारे मंत्री जो बोल रहे हैं, जो मंत्री नहीं है, मंत्री रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो उसके पीछे ये है कि वो अपना नंबर प्रधानमंत्री के आंखों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ताकि बहुत दिनों से जो जनवरी से ही संभावित फेरबदल का मामला चल रहा है, और माना जा रहा है कि अगले चुनाव के पहले एक बार और जो है मंत्रिमंडल का फेरबदल मोदी जी के हो सकता है, तो उसमें या तो जो है राज्य मंत्री से ऊपर जाने के लिए, या अपना विभाग बदलवाने के लिए, या नए सिरे से फिर मंत्री बनने के लिए वो नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है कि कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। वो बढ़ बढ़कर एक से एक जो है विशेषण लगा करके गांधी परिवार को गाली दे रहे हैं। संजीव जी, जी राजनीति में हम लोग कहते हैं, हम लोग बिहार से आते हैं तीनों लोग, और एक कहावत है कि पॉलिटिक्स में बिलो द बेल्ट नहीं जाते हैं, बिलो द बेल्ट नहीं जाते हैं। कल हमने सुप्रिया सुले का भी भाषण सुना, गोगोई का भी सुना, आज राहुल गांधी का काफी हद तक भाषण सुना। अब नया मसला उछाल दिया है कथित फ्लाइंग किस का, क्या संदर्भ है वो अलग बात है। लेकिन इससे पहले बीजेपी के नेताओं ने, अभी मनमोहन सिंह आए थे हाउस में व्हील चेयर पे बैठे हुए, बीजेपी के नेताओं ने वो फोटो शेयर किया सोशल मीडिया पर। इसके बाद कांग्रेस के लोगों ने पहले नहीं निकाला था अटल जी का फोटो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो लाया जो वो राष्ट्रपति के चुनाव में है, वोट देने आए थे व्हील चेयर पर बैठ के। क्या जो राजनीतिक मर्यादा है उसका उल्लंघन हो रहा है, बहुत लो लेवल पे जा रहा है क्या पॉलिटिक्स? और ये खास तौर से सरकार की ओर से, जो बीजेपी के लोग हैं उनकी ओर से ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी संजीव जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लैंग्वेज को देखिए, वो लैंग्वेज क्या लगता है कि एक स्वच्छ राजनीति का स्तर है का लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज, जिस तरह का लैंग्वेज का प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल करते हैं, या उनके सहयोगी जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो एक सभ्य समाज के राजनेताओं का लैंग्वेज है? तो वो तो स्तर गिर ही चुका है, और इस लेवल पे स्तर गिर चुका है कि जिस ढंग से राहुल गांधी की सदस्यता तो चलिए ली गई, जिस ढंग से मकान खाली कराया, तो कोई स्तर था राजनीति का? यहाँ तो सांसदों को सालों साल मकान रहे लोगों के पास, चुनाव में नहीं जीत पाए, अगर वो हार गए तब भी सदस्यता मकान सालों साल उनके पास रहा है। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी का मकान खाली करवाया गया था, तो आपको लगता है कि क्या ये स्तर है उनका? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान जो नेतृत्व है, उनसे आप स्तर की बात नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं में संस्कार हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो संस्कारित थे, उनकी लैंग्वेज अच्छे लैंग्वेज में जो है
वो सभ्य भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। और यही नहीं, उनकी भाषाओं का उदाहरण दिया जाता था, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे संघ के जो प्रचारक हैं या जो संघ के बड़े हैं, उनके नेताओं का भाषण का जो सभ्य समाज का जो एक उनका जो लैंग्वेज होता था, जो जिस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल करते थे, उनका लोग उदाहरण देते थे कि ये इस तरह से बोलते हैं, इनका और लोग उनके नकल करते थे कि यार इस तरह से बोलो, ये तो बड़े वाक्पटुता होते हैं, इनकी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत सभ्य होकर बोलते हैं। और उससे विपरीत अब उनके नेता शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। और आज जो फ्लाइंग किस का जो मसला आया है, वो तो देखिए कुल मिला के इतना फ्रस्ट्रेशन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर आ गया है, वो इतना चोट खाए हुए हैं कि आज राहुल गांधी के भाषण को सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का उससे डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी के भाषण से उन्होंने ये मसला उठा के तुरंत एकाएक मीडिया में उसको उठा के फेंका। और देखिए सारे मीडिया, जो पेड मीडिया है, चाहे जो गोदी मीडिया है, वो जो है राहुल गांधी के भाषण के बजाय वो फटाफट उसको चीज को बड़ा उठा के रखे हुए हैं कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया और महिला सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर को लिख के दिया है। तो ये एक मतलब कि ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने कोई गलती मतलब कि करी, गलती भी क्या करी है, उन्होंने किस संदर्भ में दिया है, कैसे दिया है, तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उसको उठा के वो हमने पढ़ा है कि उनका पेपर कुछ गिर गया, उसको उठाने के लिए नीचे झुके तो कुछ लोगों ने हाउस में हंस दिया। तो हंस दिया तो नॉर्मल जैसे होता है ना कि हंस दिया तो आप मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसने मोहब्बत बांट दी, ऐसे हो सकता है ये संदर्भ। और सामान्य रूप से जो फ्लाइंग किस होता है पब्लिक प्लेस में ना, सबके बीच में इंडिविजुअल कोई थोड़ी। फ्लाइंग किस जो है कोई अश्लीलता का, मेरे हिसाब से आज के मॉडर्न सोसाइटी में अश्लीलता का कोई फैक्टर फ्लाइंग किस के पीछे नहीं होता है, पहली बात। तो कुल मिला के वही होता है कि वो जो है जो फ्रस्ट्रेशन होता है, उस फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहे हैं, उस देख रहे हैं कि शाम तक डाइवर्ट रहेगा, राहुल गांधी के भाषण का इशू नीचे चला जाएगा, मणिपुर का इशू नीचे चला जाएगा, मेवात का इशू नीचे चला जाएगा, और हमारा जो है ये जो फ्लाइंग किस के नीचे सारा मसला दब जाएगा। अब बाकी मैं जो एक बात कर रहा था कि आप जो बता रहे थे कि कोई वीडियो है और जो नांगलोई थाने में जो बाइकाट का बात हो रहा था, तो देखिए बाइकाट का बात या जो कई जगह पे ये पिछले 1-1.5 सालों से ये चल रहा है, एक विशेष समुदाय के लोगों के बहिष्कार की बातचीत लगातार हो रही है। और मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि वर्तमान में जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं वो बीजेपी के कंट्रोल में और मोदी के कंट्रोल में अब नहीं है। वो सामान्य रूप से होता है कि जो इस तरह की जो ताकतें होती है, कट्टरपंथी ताकतें होती है, चाहे इस्लाम में हो चाहे हिंदुइज्म में हो, इस तरह के ताकतों को एक प्रोटेक्शन दिया जाता है और एक सीमा के बाद वो इतने अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं कि वो किसी का नहीं सुनते। मैं इसका एक उदाहरण सिंपल देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन जब हुआ और उसके बाद जिस तरह के कट्टरपंथी जमात को सरकार ने और सेना ने प्रोटेक्ट किया और बड़े बड़े मदरसों में इस तरह के एलिमेंट्स पैदा किए गए, आतंकी भी बनाए गए, कट्टर मौलाना भी तैयार किए गए। और 2007-8 के दौरान आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने सुसाइड बॉम्बिंग हुआ वो सारे वही कठमुल्ले थे जिन्होंने जनरल जिया के टाइम से मदरसों में ट्रेनिंग ली थी, वहां प्रोटेक्शन पाया था। और जो अफगानिस्तान में जो रशिया के खिलाफ जो वार हो रहा था और उस दौरान जो लड़के तैयार हुए थे, उन्हीं मदरसों के से वो लड़के तैयार होकर बाद में जब कुछ काम नहीं मिला तो उन्होंने सीधा अपने ही आर्मी पे, अपने ही आईएसआई के हेडक्वार्टर पर अटैक शुरू कर दिए थे। अब बेसिकली इन्होंने एक पूरा भस्मासुर की टीम तैयार कर दी है, जो इस तरह के आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। और ये एलिमेंट्स किसी के कंट्रोल में नहीं है, बेरोजगार लड़के हैं। और ये आने वाले टाइम में एक ध्यान रखिएगा कि ये जो आज जो कर रहे हैं कि उनका बहिष्कार करो, उनसे बाल न कटाओ, उनके दुकान से कोई सामान न खरीदो, उनको किराए पे मकान न दो। अब वो कुछ दिनों बाद आप देखिएगा 2 साल 3 साल 4 साल बाद किसी जैन साहब की दुकान पे जाएगा, कहेगा जैन साहब हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा दीजिए, नहीं देंगे तो जैन साहब की दुकान लूट ली जाएगी या जैन साहब मारे जाएंगे, गुप्ता जी की दुकान लूट जाएगी, गुप्ता जी मारे जाएंगे। तो ये जितने भी व्यापारी तबका और इसका नजर आने लगा। आप 2 दिन का अखबार पढ़िए, बानेश्वर में कई फैक्ट्रियां हिंदुओं की फैक्ट्रियां हैं। उन्होंने लगातार बोला है कि इस दंगे के कारण उनका बड़ा नुकसान हुआ है और उनके सारे मुस्लिम कारीगर अपने दुकान को छोड़कर, उनके फैक्ट्रियों को छोड़कर भाग चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं और उनका कामकाज ठप हो गया है। आज हिंदू में एक खबर है, मानेसर के 4-5 व्यापारियों से बातचीत करिए हिंदू के पत्रकार ने, उनकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है और खास करके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री
है, चाहे वो मोटर पार्ट्स की जो दुकानों में काम करते हैं, उनमें मेजोरिटी 30 से 40% जो कारीगर हैं वो मुसलमान हैं और वो एरिया छोड़ चुके हैं। ये बाइकाट के कारण से, जो बाइकाट की धमकियां मिली कि भाग जाओ अपने इलाके में, जो इस तरह के एलिमेंट्स जो थे हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशंस के कारण जो भागे हैं, उसका मेजोरिटी नुकसान उन हिंदू व्यापारियों को हो रहा है जिनकी फैक्ट्रियों में मुस्लिम लड़के काम कर रहे थे। और कल एक खबर थी अंग्रेजी के ही अखबार में, किसी भी हिंदुस्तान टाइम्स में या किसी और अखबार में, कि गुड़गांव के जितने ब्यूटिक्स हैं उस सारे ब्यूटिक्स को इस समय लेबर क्रंच का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस ब्यूटिक्स में, और मेजोरिटी ब्यूटिक्स जो है हिंदुओं के हैं, और उसमें मेजोरिटी जो ब्यूटिक में जो एम्ब्रॉयडरी और तमाम कपड़ों के कटाई उटाई के जो काम करने वाले जो कारीगर है वो मुसलमान हैं। और इस थ्रेट के बाद जब वो मदरसे पे अटैक हुआ जो बादशाह गुड़गांव के पास और एक मौलाना की हत्या हुई, उसके बाद से बहुत सारे जो उस एरिया के जो लोकल कारीगर मुसलमान थे वो अपने एरिया को छोड़ के अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। वो ब्यूटिक को दिक्कत हुई है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो तो अब किसी के कंट्रोल में है नहीं, चाहे मोदी जी अब चाहे जितना कर लें। अब मोदी जी का मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी पहले कहा कि G20 की मीटिंग होने वाली है, दिल्ली में मीटिंग है, अगले महीने ही मीटिंग है, और उससे पहले अगर दिल्ली के अंदर ही 5 मुसलमान शासक आने वाले हैं, 4 इंपॉर्टेंट मुसलमान शासक आने वाले हैं, जहां मोदी जी जाके गले मिल रहे हैं, अल-सीसी से उन्होंने गला लगा, इसी ढंग से जो सऊदी यूएई के जो राजा है उनसे गले लगा। और अगर वो G20 में आएंगे और उनको ये लगेगा कि उनके ही कम्युनिटी के लोगों को, चलिए ठीक है, रेस एथनिक रूप से भारत के मुसलमान अरब मुसलमान नहीं है, लेकिन रिलीजन एक है, तो रिलीजन एक होने के कारण उनको लगेगा कि जब माइनॉरिटी को यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और देखिए, एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह के जो एलिमेंट्स है इस चीज को क्यों भूल रहे हैं कि सऊदी अरब हो, चाहे ईरान, चाहे वो ओमान हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, आपके लगभग 1 करोड़ जो वर्कर हैं उन देशों में काम कर रहे हैं और सालाना $50 अरब भेज रहे हैं, और उसमें 70% जो वर्कर हैं वो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान उसमें 30% ही है। मेजोरिटी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और हिंदू कम्युनिटी से वहां काम कर रहे हैं, यूएई से लेके सऊदी अरब से लेके ओमान से लेके बहरीन में, और आपको साल में $50 अरब कमा के उन मुस्लिम देशों से आपको भेज रहे हैं, और वहां उनका मालिक मुसलमान है। और आप क्या समझते हैं कि कल को अगर उन्होंने बाइकाट का अगर कोई नारा दिया, वहां के लोगों ने बाइकाट का नारा दिया, तो उससे किसका नुकसान होगा? जो हिंदू जो वर्कर है, जो वहां काम कर रहा है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर्स हो, प्रोफेसर हो। तो मेरा ये मानना है कि ये इस तरह के एलिमेंट्स को कुछ पता नहीं होता, और इससे मेजोरिटी कम्युनिटी का भी नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी को ये बात समझ में है, और मोदी जी को ये पता लग रहा होगा कि अगर ये सितंबर तक अगर इस ढंग के इनके समर्थक जो ग्रुप्स हैं, गैंग्स जो हैं इस तरह के, और इस तरह के जो हंगामा करने वाले लोग हैं, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो G20 के मीटिंग में इनकी बहुत भारी फजीहत होने वाली है, ये मान के चलिए। जी जेपी सर, आखिरी सवाल, ये पहली बार नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव आया है, इसके पहले भी कई बार आ चुका है, लेकिन पहले भी क्या इसी तरह से प्रधानमंत्री हाउस से गायब रहते थे? नहीं, अविश्वास प्रस्ताव मतलब होता है सरकार को सेंसर करना, सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उनको संसद में उठा के सरकार जो जवाब नहीं देना चाहती उससे जवाब मांगना। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम जो है सरकार को गिराना ही चाहते हैं। विपक्ष जानता रहा है, पहले भी जवाहरलाल नेहरू के समय भी जब अविश्वास प्रस्ताव लोहिया जी पार्लियामेंट में आया तो मान के चल रहे थे कि इनका इतना संख्या बल है, और वो भी अब व्हिप के जमाने में तो कोई सरकार गिर ही नहीं सकती अविश्वास प्रस्ताव पर, वरना सदस्यों की संख्या चली जाएगी, सदस्यता चली जाएगी। ये हमेशा जो है सरकार के क्रियाकलापों पर सरकारी जवाब संसद के पटल पर, ताकि वो सार्वजनिक हो सके कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कहना चाहती है, इसके लिए विश्वास प्रस्ताव लाया गया या लाया जाता रहा है। और कभी ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री नहीं सुनते, प्रधानमंत्री बैठ के बाकायदे सुनते हैं विश्वास प्रस्ताव पर कि भाई क्या किया जा रहा है, अपने नोट्स बनाते हैं और तदनुसार वो जवाब देते हैं। वो नौकरों की फौज नहीं लगाते कि नोट करो फिर उसका जवाब ऑफिशियल तैयार करो, ढूंढ ढूंढ के पुराना कागज निकालो। कल अगर प्रधानमंत्री जिसका जवाब प्रधानमंत्री देखिएगा कि उनके हाथ में कितने कागजों का ढेर रहेगा जो एक एक तो खोल खोल पढ़ सुनाएंगे कि उस समय क्या हुआ था, तो उस समय क्या हुआ, तो उस समय क्या हुआ था। वो जो है मणिपुर नहीं बताएंगे। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति कोई माने या ना माने, गंगा जमुनी संस्कृति इस तरह की है कि आज बहुत सा काम न हिंदुओं के बिना मुसलमानों का चल सकता है, न मुसलमानों के बिना हिंदुओं का चल सकता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इलाहाबाद में एक कस्बा है लाल गोपालगंज, वहां कलाई धागा बनता है। कलाई धागा सब मुस्लिम बनाते हैं, और वो कलाई धागा प्रयागराज ही नहीं, हरिद्वार से लेके और रामेश्वरम तक
वही कलाई धागा जो है क्या कहते हैं वो हिंदुओं के हाथ में जो है मंदिर में दर्शन करने के बाद या पूजा करने के बाद जो है पंडित जी जो है बांधते हैं दिन बंधु बली राजा बोल करके। आपका जो चुंदरी है, चुंदरी चुंदरी का मैक्सिमम काम मुसलमानों के जिम्मे है, जो चुंदरी रंग करके बनाई जाती है। रंग का अगर हो सकता है कहीं 10% हिंदू कारीगर उसमें लगे हो रंग बनाने में, रंग जो है वो सारे रंग का नहीं आता, सफेद और काला यही दो होता है, और उसमें तमाम और रंग जो पहले बना के मिला के और तब जो है अलग अलग रंग बनाए जाते हैं। उसमें टोटल 90% कम से कम मेरी जानकारी के अनुसार मुस्लिम कारीगर हैं जो कि रंग बनाते हैं। अगर वो रंग न बने तो ना आप अबीर खेल पाएंगे होली में और ना आप रंग का रंगोत्सव मना पाएंगे होली में। चुनरी रहेंगी तो आप जो है नवरात्र में देवी को कौन सी चुनरी चढ़ाएंगे, कलाई नारा नहीं रहेगा तो कौन सा धागा बांधेंगे। यहाँ सफेद धागा बांधना अशुभ माना जाता है। यहाँ हमेशा केसरिया लाल रंग का या और पीले रंग का या किसी रंग का धागा, और रंग का धागा लाल गोपालगंज में बनता है यहाँ, और सब मुस्लिम कारीगर उसमें लगे हुए हैं। इस तरह हिंदू मुस्लिम आपस में मिले हुए हैं। तमाम जगह जो है मूर्तियां बनाने का काम, तमाम जगह उसका काम जो है मुस्लिम करते हैं। ये आदिकाल से चला आया है, इसमें कोई जो है मतलब वो नहीं। और साथ में हिंदू धर्म या सनातन धर्म इतना उदार रहा है कि अब जो है मतलब गंगा जल छिड़कने से सब चीज पवित्र हो जाती है। यहाँ तक कहा गया है कि आपको पूजा करने वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं है, आपको रामेश्वरम जाने की जरूरत नहीं है। आप शमशान में चले जाइए और वहां की भूमि को गोबर से लीप करके शुद्धिकरण कीजिए, और वहीं जो है रामेश्वरम के शिव जी का आवाहन करके आप वहीं पर जो है रुद्राभिषेक लेके कुछ भी करिए, आपको वही फल मिलेगा। ये आपके शास्त्रों में लिखा गया। मैं जेपी सिंह कोई जो है धार्मिक अनुष्ठान के व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो आपका लिखा गया है वही बता रहे हैं। अब जो ये है कि नहीं हम यही करेंगे। दूसरी बात, अगर हम राम को भगवान मानते हैं तो राम को हमारी रक्षा करनी चाहिए। हम राम की रक्षा करने वाले कौन होते हैं? फिर आप ही कहते हैं कि हम में तुम में खड़क खंभ में दह देखो था राम है राम। तो अगर मानव शरीर है तो या जीवात्मा कहीं भी है तो आत्मा है, और आत्मा है तो वो एक क्या कहते हैं पूजा की पद्धति के कारण आप किसी को डिनाउंस करेंगे और किसी को स्वीकार करेंगे। ये सब बहस का बहुत मुद्दा है, जिससे ये हमेशा भागते हैं। भक्ति की आड़ में 85% पर ये 15% अपना थोपना चाहते हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि शायद प्रधानमंत्री न आए, और राजनाथ सिंह अभी तक बोले नहीं है, शायद उनसे बुलवाया जाए। अगर आएंगे तो इतिहास के पन्ने लेकर आएंगे, वर्तमान पे शायद मणिपुर पर ना बोले। जी जेपी सर। सर आपने एक शब्द का गलत इस्तेमाल किया, संभावना, आशंका। हाँ आशंका, चलिए ठीक है, आशंका। हाँ संजीव जी। देखिए प्रधानमंत्री जी का जब ये जो ना आने की बात पे मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सामान्य रूप से पिछले 1 साल से सामने विरोधियों को फेस करते हुए डर रहे हैं। और कई जगह ऐसा हुआ है, जैसे आपको उदाहरण होगा कि जब यूएस गए थे तो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब बात आई तो उस समय भी इंडियन एम्बेसी ने लगातार कहा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा और प्रधानमंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। लास्ट में बहुत प्रेशर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, और एक ही क्वेश्चन ने जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो जर्नलिस्ट थी सबरीना सिद्दीकी, उस क्वेश्चन के बाद प्रधानमंत्री जी की जो सारे दौरे की उपलब्धि थी, वो पार्टी जो रात में हुआ, बड़े बड़े बिलीनियर्स आए, तमाम लोग आए, वो सारा वो पानी फिर गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहले तो पहुंच ले गए जवाब देते हुए। जब सबरीना सिद्दीकी का जब क्वेश्चन आया तो मतलब कि उनको कुछ सेकंड के लिए वो बड़ी उनके चेहरे में घबराहट देखने वाली थी। फिर जब जवाब देने लगे तो जवाब में कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो तो जो यथार्थ से उल्टा है, कि माइनॉरिटी की सिक्योरिटी को लेकर वो तमाम चीजों को, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था नहीं। तो मैं समझता हूँ कि कल भी मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि आएंगे वो। अगर कल नहीं आए फिर तो समझिए कि वो तो पूरा देश में फैल जाएगा कि भाग गए, पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए। ये सवाल उठ जाएगा, भाई ऐसा क्या हो गया कि आप पार्लियामेंट में नहीं आए। आएंगे जरूर, लेकिन अब उसमें देखना होगा कि जब जवाब देंगे, अगर वो बीमार भी पड़ गए, आप जैसा कि जेपी सिंह जी आशंका जाहिर कर रहे हैं, तो वो भी जनता नहीं मानेगी वो, क्योंकि हर चीज पे क्वेश्चन उठने लगा है इनके। पहले से ही अपोजिशन पहले हल्ला कर देता है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि वो आएंगे। देखना होगा कि मणिपुर, मेवात,
अदानी, खैर अदानी पे तो एक लाइन नहीं बोलेंगे, वो तय है। अदानी नाम से वो पब्लिक में परहेज करते हैं बोलने से, लेकिन वो मेवात और मणिपुर पे क्या उनका स्टैंड होगा। जिस ढंग से मेवात और मणिपुर में सरकारी एजेंसियों की भूमिका देखी गई है, जिस ढंग से कुछ एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने जो हंगामा किया गया है, उनको वो कैसे उनके वो पक्ष रखेंगे, उनको डिफेंड करेंगे कि उनको उनकी गलतियों को मानेंगे, या कुछ और भी ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करेंगे जिससे लगा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है माइनॉरिटी के साथ। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के लिए ये जवाब देना कल के लिए बहुत कठिन होगा। और जैसा कि मैं एक चीज और बोलता हूँ, थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, जो G20 की जो मीटिंग सितंबर में होने वाली है उसमें 3 बड़े इस्लामिक देश हैं, 5 नहीं है, 3 बड़े इस्लामिक देश हैं जो दुनिया के बड़े पावरफुल हैं, अलग अलग इस्लामिक गोल पे हैं। एक ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया है, और वेस्ट एशिया से सऊदी अरब है, और इस्लामिक जो एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है जिसको अभी लीड करने की कोशिश करने के चक्कर में तुर्की है, जो नाटो का भी मेंबर है, वो भी इसका सदस्य है G20 का, जो इस्लाम को लेकर समय समय पर अलग अलग स्टैंड लेता है। तो प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि जब वो कल जवाब देंगे तो दुनिया की नजर होगी, और G20 में जो आने वाले 3 इस्लामिक मुल्कों के जो लीडर हैं उनकी भी नजर होगी कि जो मुसलमानों के साथ जो इस मुल्क में हुआ है उस पर प्रधानमंत्री जी का क्या स्टैंड है। तो ये सारी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जी बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है इस समय। जी चलिए, आप दोनों का देखिए, बहुत शुक्रिया। नहीं देखिए, संजीव जी इसको स्पष्ट करेंगे, जरा उनका अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मास्टरी आते लोग। अभी जो G20 के संदर्भ में संभवतः जो कश्मीर था उसकी में जो बैठक हुई थी उसमें अरब देश नहीं आए थे, नहीं, अरब सऊदी अरब नहीं आया था। वो नहीं, वो कई उसमें 2-3 जो देश थे वो उन्होंने पाकिस्तान, चूंकि वो पाकिस्तान का एक प्रेशर ग्रुप है वहाँ, और उनका प्रेशर था कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो जो पाकिस्तान का स्टैंड जो कश्मीर को लेकर है उसका वो वायलेशन होगा, उनका ये पाकिस्तानियों का प्रेशर था उन पे, जिसके कारण वो शायद टूरिज्म से रिलेटेड जो सब ग्रुप था उसमें उनको मेंबरों को आना था, और वो बहाने से निकल गए और वो नहीं आए थे श्रीनगर में। ये खबरें छपी भी थी जो इस्लामिक देश के थे। लेकिन कश्मीर तो चूंकि एक बहुत ही बड़ा मसला भारत पाकिस्तान को लेकर है, लेकिन ये जो मसला जो दिल्ली के जो सराउंडिंग हो रहा है और वहीं पे G20 की बैठक होनी है, तो ये एक बड़ा मतलब ट्रबल है। अभी NSA वहां जुभाल साहब वहां थे सऊदी अरब में, जेद्दा में मीटिंग चल रही थी यूक्रेन को लेकर, तो भारत का प्रतिनिधित्व NSA डोभाल साहब कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि डोभाल साहब को ये नहीं लगता होगा कि अनकंफर्ट आ जाएंगे कभी कि उनसे अगर वहां मीटिंग में ही कोई पूछ दे कि यार आपके यहाँ क्या हो रहा है, ये किस ढंग से माइनॉरिटी पे अटैक्स हो रहे हैं। तो ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए किसी भी राजनेता को और डिप्लोमेट को बड़ा अनकंफर्ट हो जाता है जब कोई फॉरेन धरती पे कोई पूछ दे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कभी भी ऐसे इस्लामिक देशों की मीटिंग में जा रहे हैं और वहां कोई भी पूछ दे, जैसे सबरीना सिद्दीकी ने पूछ दिया वहां पे अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री जी से, तो ये तो कहीं भी पूछा जा सकता है ना। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के लिए बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल नजर रहेगी, अगर प्रधानमंत्री आते हैं तब भी उनकी भाषण की समीक्षा अम्बेडकरनामा पर होगी, और नहीं आते हैं तो होगी ही होगी। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू।